हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोके मार्वल। सो गाइस, आज हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 16 पार्ट 2। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई यहाँ पे बू डीमन दिल में होता है और वो उस टावर तक पहुँच जाता है जहाँ पे उनका डीमन किंग है। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। भाई अब हमें बस 80 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। और हाँ गाइस, अब से वीडियो डेली आने वाली है, हर रोज एक वीडियो। जल्दी से इस सीरीज को खत्म करते हैं और इस सीरीज को खत्म करने के बाद हम ट्रेंडिंग मांगा पे सीरीज चालू करेंगे। सो गाइस, अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे शुरुआत होती है, वो डीमन कहता है कि हमारे रूलर इस टावर के टॉप पे हैं और वो चाहते हैं कि तुम धीरे धीरे ऊपर जाओ ताकि तुम बीच में मिल रहे सभी फाइटर्स का सामना कर सको। और फिर भाई यहाँ पे बू खुश होकर पूछता है कि अगर मैं उन सभी फाइटर्स को हरा दूंगा और तुम्हारे रूलर से ऊपर जाके मिलूंगा क्या तुम वादा करते हो कि इस मशीन को ठीक कर दोगे। यहाँ पे डीमन कहता है कि मैं अपने किंगडम के सभी साइंटिस्ट को ऑर्डर करूंगा कि वो इस चीज को ठीक कर सके। और यहाँ पे भाई बू कहता है कि ठीक है, और भाई ये एकदम हरामी वाली स्माइल देने लगता है। और भाई यहाँ पे बू एक ही झटके में पूरे के पूरे टावर को गिरा देता है। यहाँ पे भाई ये डीमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि अरे नहीं, तुमने तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर दिया। हमारे सभी फाइटर्स, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फाइटर्स सभी मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे भाई इस डीमन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता और हम देखते हैं कि बू के सामने जो टावर था वो मिट्टी में मिल चुका होता है। यहाँ पे बू कहता है कि बस इतना ही करना था और फिर बू आसमान की तरफ देखता है। वो कहता है कि बट वो क्यों नहीं गिरा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टावर का टॉप अभी भी अपनी जगह पर ही होता है। हम यहाँ देखते हैं कि भाई ये टावर इतना बड़ा था कि अभी भी ये गिर रहा है। और फिर वो डीमन कहता है बू से कि ग्रेविटी हमेशा इस वर्ल्ड में काम नहीं करती। हमें यहाँ दिखाया जाता है उस टावर का टॉप और बू भी उसी को एकदम ध्यान से देख रहा होता है। और बू अचानक से अपनी बॉडी से स्टीम रिलीज करता है और वो उड़ जाता है। और हम यहाँ पे एक ही सेकंड में देखते हैं कि वो टावर के टॉप तक पहुँच जाता है और उसके बाहर से देखता है और फिर वो उसके अंदर चले जाता है। यहाँ पे बू उस टावर के अंदर जाके देखने लगता है इधर उधर। वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तभी बू को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देख पाना और आज ये तो बहुत ही खुशी की बात है माजिन बू। और यहाँ पे वो शख्स बहुत ही इवल स्माइल के साथ आगे बढ़ रहा होता है। हम एक स्टाफ को देखते हैं, एक रोशनी की तरह बढ़ रहा होता है आगे। यहाँ पे बू कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो यहाँ के रूलर। भाई ये बंदा थोड़ा स्कैरी लग रहा है। और भाई इसके बाद हम इस शख्स को सामने से देखते हैं। भाई ये क्या है? ये तो ऐसा हो गया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। भाई एक डीमन किंग का रोल किसी ढंग के आदमी को दो यार, जैसे डबोरा था वो एक लगता था भाई वो किंग टाइप का है, इसे क्यों दे दिया यार इसे। और फिर यहाँ पे ये बटला कहता है यानी कि किंग, वो कहता है कि तुमने सही पहचाना, मैं इस जगह का महान रूलर हूँ। भाई तू कहीं से भी महान नहीं लग रहा और तुम मुझे डीमन सुप्रीम काय भी कह सकते हो। भाई बू इसे देखते एकदम से चौंक जाता है और वो कहता है कि पर मैं तुम्हें जानता हूँ। और भाई तुम देख सकते हो बू के सामने इसका साइज कितना है। भाई बू के हाथ के बराबर भी नहीं है ये बंदा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। और यहाँ तो बू थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर लगाने लगता है। वो कहता है कि तुम बीबीडी के साथ थे, मुझे ऐसा लगता है। और फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। और फिर यहाँ पे वो डीमन किंग कहता है कि तुम काफ़ी इम्प्रेसिव हो, तुम बहुत ही क्लोज थे। यहाँ पे ये डीमन किंग कहता है कि मेरे विजार्ड बीबीडी के साथ कई कनेक्शन थे बट वो बहुत ही मिलियन साल पहले थे। और फिर भाई वो ये बात सुन के एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम उसके दोस्त थे। और यहाँ पे ये डीमन किंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बीबीडी बस एक सेल्फिश विजार्ड था जो कि बस दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। उसे किसी तरीके से पता चल गया कि यूनिवर्स की गहराई में किसी अजीब तरीके की सिंगुलैरिटी का जन्म हो रहा है जो कि बुराई का जीता जागता रूप है जो कि धीरे धीरे करके शेप ले रहा है। बट ऐसा लगता है कि तुम उस समय बस एक कॉन्सेप्ट थे जो कि अपने आसपास की सिर्फ बुरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर हम उसके बाद बीबीडी को देखते हैं। बीबीडी चिल्लाता है कि मैं उसे शेप दूंगा। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि डीमन सुप्रीम का बीबीडी के पीछे खड़ा होता है और वो बू से कहता है कि मेरा मिशन बस ये था कि मैं तुम्हें किसी तरीके से जिंदा करके यहाँ पे वापस ला सकूँ। और उसका काम बस ये था कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट को वो बस जिंदगी दे। और सब कुछ उसी तरीके से हुआ जैसा कि उसने प्लान किया था और तुम्हारा जन्म हुआ। तुम यानी कि माजिन बू, जो कि उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जैसा कि वो पहले दिखाया करता था। और तुम्हारे आज़ाद होते ही तुम्हारा गुस्सा फट पड़ा और तुमने इस जगह को 80% डिस्ट्रॉय कर दिया। बीबीडी ने इस मौके का इस्तेमाल किया और वो तुम्हारे साथ यहाँ से निकल गया। और जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, उसकी ऑल्टर ईगो बाबिटी यहाँ पे वापस आया। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई
कि उसने डाबरा को भी फोर्सफुली करप्ट कर दिया। फिर वो कहता है कि तुम कुछ भी कहो, वो जो भी था बट वो मेरा दोस्त नहीं था। ये बोलते वक्त भाई इसकी आंखें बंद होती है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है कि बस इतना ही था। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, हम यहाँ देखते हैं कि बू बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा होता है भाई, और वो ये देख के एकदम से हैरान हो जाता है। और यहाँ पे ये कहता है कि ये बंदा तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। और उसके बाद वो दूसरा डीमन आ जाता है ऊपर। वो कहता है कि लॉर्ड हिगिटस, मुझे माफ करना जो भी माजिन बू ने अभी किया उसके लिए। और भाई डीमन किंग का नाम है हिगिटस। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये हमारे पूरे टावर को ही खत्म कर देगा और इसके साथ साथ उनके सोल्जर्स को भी। हम यहाँ देखते हैं कि डीमन हिगिटस के सामने झुका हुआ होता है और उसके बाद हिगिटस माजिन बू की तरफ देखता है और बू पीछे मुड़ के देखता है। और यहाँ पे हिगिटस कहता है कि माजिन बू, अब तुम यहाँ पे आ गए हो और हमारे सामने एक वॉर है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे मेन आदमी बनो, हमारे अल्टीमेट वेपन। तुम इस बारे में क्या कहते हो? यहाँ पे बू उस टाइम मशीन को यूनिवर्स ट्रैवल करने वाली मशीन को बाहर निकालता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे फिक्स कर दो। ट्रिगू जो भी है उसने कहा था कि तुम मुझे इसे फिक्स करने में मदद करोगे। यहाँ पे ट्रिगुना बताता है कि ये वो मशीन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया है। ऐसा लगता है कि इस मशीन में कोई रैंडम डेस्टिनेशन सिलेक्ट हो गई और इसका यहाँ पे आना पूरी तरीके से एक चांस की बात है। यहाँ पे हिगिटस ये बात सुन के एकदम से हैरान होता है। वो कहता है कि वाह, लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है। यहाँ पे वो एकदम से गुस्से में चिल्लाता है कि मैं सेटन से बात करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे हिगिटस कहता है कि अगर हमारे साइंटिस्ट तुम्हारी इस मशीन को फिक्स कर पाए तो क्या तुम हमारे प्रपोजल के बारे में सोचोगे? वो यहाँ पे थोड़ा सा सोचता है और वो कहता है कि अगर मैं सेटन को वापस से मिल पाया तो मैं सोचूंगा। हिगिटस यहाँ पे कहता है कि बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखते हैं कि हिगिटस बू के हाथों से वो मशीन को लेता है। वो बोलता है कि ट्रिगुना, इस मशीन को लेके साइंटिफिक एरिया में जाओ। ट्रिगुना कहता है कि जरूर। हिगिटस उसके बाद कहता है कि माजिन बू, क्या तुम्हें पता है, मैं एक समय पे मदर ऑफ एंजल्स को जानता था, यानी कि जो लोग सबसे ऊपर बैठे हैं, और मैं इस बात को लेके 100% श्योर हूँ कि वो हमारी मदद करना चाहेगी और बाकी सभी डीमन गर्ल्स की, क्योंकि दूसरे यूनिवर्स में है। इसीलिए मैं बस एक मजबूत डिफेंस बनाना चाहता हूँ, वो भी बस ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। फिर हिगिटस कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है तुम अपनी पुरानी डिस्गाइज में और भी ज़्यादा खतरनाक लगते थे। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी एक एबिलिटी के बारे में पता है और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल करके तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। और यहाँ पे हिगिटस थोड़ा सा हंसता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उस एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता होगा, एब्जॉर्प्शन की टेक्निक। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि यूनिवर्स 6 के प्लैनेट फ्रॉस्ट 586 पे आते हैं। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट जिस बिल्डिंग के अंदर था वहाँ से वो छुपकर बाहर निकल रहा होता है। फ्रॉस्ट बाहर निकलकर आसपास देखने लगता है। तभी उसका ध्यान एक शख्स पे जाता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रॉस्ट बोलता है कि लगता है कि ये यहाँ से गुजर रहा है, मैं ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं। एकदम से फ्रॉस्ट इस शख्स को एकदम से नज़दीक से देखता है तो भाई ये शख्स एकदम बिल्कुल हिट की तरह दिख रहा होता है। वो उसे देख के एकदम से चौंक जाता है, बट फिर उसे समझ में आता है कि ये हिट नहीं है, ये बस उसकी तरह दिखता है। देखते हैं कि फ्रॉस्ट और वो शख्स एक दूसरे के आसपास से निकल जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। और फिर हमें एक डेजर्ट एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे हिट बैठा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हिट बैठकर कुछ सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई तो लड़की अचानक से हिट के नज़दीक पहुँच जाती है। वो कहते हैं कि तो वो यहाँ पर है। हिट सोचता हुआ कहता है कि हाँ, और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की भी हिट की रेस में दिख रही होती है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये शख्स कुछ भी करने के केपेबल है? कहता है कि कभी भी कोई भी पूरी श्योरिटी से तो नहीं बोल सकता, पर हाँ मुझे इस बात पे काफ़ी विश्वास है। वो लड़की कहती है कि हिट, हमने आपको यहाँ पे इसीलिए बुलाया था, हम आपकी रेपुटेशन को पहले से ही जानते हैं, और फिर भी आपका इस शख्स को यहाँ पे लाना जिसने हमारा काफ़ी ज़्यादा पहले ही नुकसान किया है, मुझे नहीं लगता कि ये हमें कैसे बचा पाएगा। हम लोग यहाँ पे एक सोलर फ्लेयर की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक ऐसी सोलर फ्लेयर की बात कर रहे हैं जो कि हमें उसी सेकंड में बस राख में बदल सकती है। हिट बोलता है विश्वास रखो। उसके बाद हम फ्रॉस्ट को देखते हैं। फ्रॉस्ट थोड़ा आसपास देखता है और उसके बाद वो आसमान की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पे फ्रॉस्ट एकदम से गुस्सा करता है और वो कहता है कि भाड़ में जाए, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है और किसी तरीके से मुझे स्पेस में पहुँचना है। अगर वो बेवकूफ़ हिटमैन मुझे कुछ नहीं सिखाएगा तो मुझे अपना बदला खुद ही लेना पड़ेगा। हम यहाँ देखते हैं कि फ्रॉस्ट एकदम से आसमान में उड़ने लगता है और वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो बस स्पेस में पहुँचने ही वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से फ्रॉस्ट के साथ में कुछ होता है, उसे एक एनर्जी अटैक आके लगा होता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके मुँह से तुरंत ही खून निकलने लग जाता है। भाई बंदा 5 महीने बाद कोमा से बाहर निकला है। देखते हैं कि यह अटैक फ्रॉस्ट के पेट में लगा होता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यह अटैक करने वाला कोई और नहीं, हिट ही है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हिट एकदम से फ्रॉस्ट के सामने आ जाता है। वो कहता है कि फ्रॉस्ट, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, इस बार मैंने सिर्फ तुम्हारी किडनी पे अटैक किया है।
अगली बारी मेरा निशाना तुम्हारे हार्ट पर होगा। हिट बोलता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश करो, यहाँ से बाहर जाने के लिए मैं तुम्हें रोकूंगा, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे फ्रॉस्ट कहता है कि यहाँ पे जो शख्स था वो तुम्हारी तरह दिख रहा था, हम लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पे हिट थोड़ा सा सोच रहा होता है और तभी एकदम से एक गुरनाने की आवाज़ आती है। फ्रॉस्ट एकदम से एक एनर्जी महसूस करता है। वो कहता है कि ये एनर्जी, ये ताकत, ये क्या है। यहाँ पे हिट भी इस एनर्जी को महसूस कर पा रहा होता है। कहता है कि इतनी इंटेंसिटी और वो भी इतनी दूरी से, ये तो सोच से भी परे है। एनर्जी की बहुत ही मॉन्स्टरस वेव यूनिवर्स से कुछ ही पलों में निकलती है। पूरे यूनिवर्स में जो भी इस एनर्जी को टच करता है वो बच नहीं पाता। उसके दिल में एक खौफ बैठ जाता है। डर के अलावा उसके दिल में और कुछ भी नहीं होता। और ये सब कुछ ही पलों में हुआ होता है। लोग इसके बाद प्लेनेट सडाला पे वापस आते हैं। भाई हम यहाँ देखते हैं कि ये सब कुछ बस एक साइयन की गुस्से की वजह से हो रहा होता है। साइयन की गुर्राहट कानों को बहरा कर देने वाली है। और भाई ये गुर्राहट हर लाइफ फॉर्म तक पहुँच रही होती है जो कि यूनिवर्स 6 में है, चाहे वो प्लेनेट सडाला से कई लाइट ईयर्स की दूरी पे ही क्यों ना हो। और यहाँ पे भाई डोला चिलाई को मारने के बाद भी हंस रहा होता है और उसके ब्रॉली की एनर्जी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आखिर भाई यहाँ पे फ्रॉस्ट और हिट क्या करने वाले हैं और हिट का उसके लिए क्या प्लान है, और क्या यहाँ पे बूस्ट सच में साइड बदल लेगा। और भाई इतना तो फिक्स है, ब्रॉली भाई लुक की लगाने वाला है अच्छे से। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।